कहते हैं हर इंसान के पास दो जिंदगियां होती हैं। दूसरी वाली जिंदगी तब जीना शुरू करता है वो जब उसे पता चलता है कि उसके पास बस एक ही जिंदगी है। नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा। आप देख रहे हैं सवाल जिंदगी के, जहां आप पूछते हैं अपने लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस और आंसर देती हैं हमारी एक्सपर्ट मिसेस सूजी सिंह। सूजी सिंह जो कि मेंटल हेल्थ एंड वेल बीइंग थेरेपिस्ट हैं, ग्रीफ एंड रिलेशनशिप एक्सपर्ट हैं, इंटरनेशनल ऑथर हैं, साथ ही साथ कर्मा स्कॉलर हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका थैंक यू हमारे कृष्णा। शो पे। तो मैम बिना किसी देर के हम सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। ये क्वेश्चन मैंने पीएनसी के ही सोशल मीडिया से उठाया है और यह क्वेश्चन हालांकि समर्थ का है जो राजस्थान से है, लेकिन मुझे लगता है कि देश के हर कोने में ये चीज़ बहुत कॉमन है और यह क्वेश्चन बहुत आम है। ये पूछते हैं, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं रिलेशनशिप में हूँ, पर मैं इसके कारण अपने करियर में फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? अपने करियर पे फोकस करूँ या फिर जैसा चल रहा है वैसा चलने दूँ? तो ये देखिए कि हर चीज़ का अपना अपना समय होता है। एक दिन में इंसान को सिर्फ एक काम नहीं करना, हमें अलग समय पे अलग काम करने हैं। तो सबसे पहले मान लें कि हमें अगर अपने करियर पे फोकस करना है, अगर तो हम स्टूडेंट हैं तो जो हमारी क्लासेस हैं उस पे फोकस करें। उस समय आपको रिलेशनशिप के साथ मिक्सअप नहीं करना है। सुबह उठें और इस डिटर्मिनेशन के साथ रहें कि कॉलेज जाना है या ऑफिस जाना है, जो भी करना है वो अपना 9 to 5 मान लो, एक ब्रॉड टाइम फ्रेम लेके चल रही हूँ मैं। अब उस समय अपना पूरा ध्यान जो है वो डेडिकेट करेंगे करियर पे। अब जब आपने काम कर लिया है तो अब क्या आती है? एंटरटेनमेंट की बारी। तो शाम का समय जो है वो इंटरेक्शन करें अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। उस समय उसके साथ मिलना हो, कुछ करना हो, और उसमें फैमिली को भी कुछ समय देना पड़ेगा। हम अक्सर क्या होता है जब हम रिलेशनशिप्स में होते हैं ना, तो फैमिली टाइम हमारा बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। वो भी नहीं करना है। चाहे 15 मिनट निकालिएगा, फैमिली को भी समय दीजिएगा। और अगर आप चैटिंग कर रहे हैं लेट रात तक, तो ये नॉर्मल है कि सुबह उठ आपकी नींद नहीं खुलेगी। तो उसका भी एक कट ऑफ टाइम बनाए ना, कि आप मान लो 10 बजे से चैटिंग शुरू की है, 12 बजे तक आप चैट ही कर रहे हैं, तो अब ये मतलब तो नहीं कि आप 3 बजे तक सुबह अगर चैट करते रहेंगे तो वो रिश्ते का मिठास बढ़ जाएगा। बल्कि जितनी फेमिलियरिटी ज़्यादा बढ़ेगी उतने तनाव बढ़ेंगे। धीरे धीरे जब हम रिलेशनशिप में उतरते हैं तो वो रिलेशनशिप ज़्यादा मजबूत होता है। इसलिए दोनों चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा, पर प्रायोरिटी आपकी करियर होनी चाहिए। बिकॉज जिस लाइफ स्टेज पे आप हैं अभी, आपने अपने आप को कुछ बनाना है, दुनिया में अपना एक जो अस्तित्व तैयार करना है, और उसके लिए आपको करियर पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2 पे रिलेशनशिप्स आने चाहिए। तो प्रायोरिटी नंबर 1 शुड बी करियर। मतलब दोनों चीज़ें साथ साथ लेकर चलनी है, लेकिन प्रायोरिटी जो है करियर को देनी है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम जुड़ते हैं अपने लाइव कॉलर से। अभी लाइव कॉलर से हम जुड़ेंगे और देखेंगे कि उनके क्या सवाल हैं, और आप अपने अकॉर्डिंग, आपकी समझ से आप जितना उनको समझा पाएँ, आप जितना उनकी मदद कर पाएँ, आप ज़रूर बताइए उन्हें। जी। हेलो हेलो। हेलो, आवाज़ आ रही है आपको? आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जी मैम, आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम कोमल है। आपका नाम कोमल है। कोमल जी, कहाँ से हैं आप? सर मैं यहाँ करनाल हरियाणा से हूँ। हरियाणा से हैं। जी मैम, आप अपना सवाल पूछें। मैम एक्चुअली 7-8 ईयर्स से मैं हेल्थ इश्यूज से जूझ रही हूँ बहुत ज़्यादा, और उस वजह से मेरा जो रिलेशन है सिबलिंग्स के साथ वो थोड़ा ख़राब होता जा रहा है, क्योंकि उनको ये लगता है मैं बीमार रहती हूँ, जबकि इसमें मतलब मेरा कोई दोष नहीं है। मेरा थाई बोन का टूटना और सारे हेल्थ इश्यूज का होना, तो मैम मैं ये सब डील नहीं कर पा रही हूँ इस टाइम। ऐसे लग रहा है कि गिव अप कर दूँ सब कुछ। समझ नहीं आ रहा लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है। तो कोमल जी, आप कह रहे हैं कि 6-7 साल से आपकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। तो आपने कुछ बोन का इशू मेंशन किया,
आपकी कैसी प्रॉब्लम्स हैं? क्योंकि आप कह रहे हैं कि मेरे जो सिबलिंग्स मतलब भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते बिगड़ते चले जा रहे हैं। आपकी उम्र कितनी है और आपको कौन सी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं? थोड़ा स्पेसिफिक होके बताएंगे तो मैं आपकी हेल्प कर सकूंगी। मैम एक्चुअली मेरी एज 30 है अभी, और मेरा थाई बोन टूटने की वजह से मेरे बैक का इशू रहने लगा है, बैक पेन का बहुत ज़्यादा। और मेरे 2 बार ऑपरेट हुआ है मैम थाई बोन का। तो और उस वजह से मैम मतलब स्ट्रेस भी बहुत रहने लग गया, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की इस एज में मैं इतना सब सफ़र कर रही हूँ। तो उस वजह से थोड़ा ब्रदर के साथ रिलेशन खराब होने लग गए हैं कि उसको ये लगता है कि ये बार बार बीमार पड़ रही है, हम कब तक इतना करेंगे। तो वो सब चीज़ें मैम मैं इस टाइम हैंडल नहीं कर पा रही हूँ कि मैं कैसे निकलूँ इस चीज़ से, स्ट्रेस से भी, और अपनी हेल्थ को भी कैसे ठीक करूँ। हाँ जी, तो सबसे पहले कोमल जी आप ये समझिएगा कि जब हमारी एक लंबी बीमारी हो जाती है ना, तो हमें एक बहुत डिप्रेशन सा आने लग जाता है कि मेरे साथ ही हो रहा है ऐसे जीवन में, और ये बहुत कठिन चीज़ है। इस समय आपको अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करना है और एक गोल बनाना है अपना जीवन में, जो है मुझे बिल्कुल ठीक होना है, और हर मेहनत आपको करनी है ठीक होने के लिए। तो सबसे पहले जब हम दुखी रहते हैं तो हमारी बॉडी की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जो है वो बिल्कुल गिरने लग जाती है। तो जब हम सैड रहते हैं, जब हम बहुत दुखी रहते हैं, तो क्या होता है कि बॉडी हील नहीं कर पाती है। इसलिए पहली चीज़ आपको करनी है, चाहे आप प्रेयर द्वारा कीजिएगा, मेडिटेशन द्वारा कीजिएगा, या कुछ अगर आपसे वो नहीं हो पा रहा है तो कम से कम कॉमेडी शोज़ देखिएगा, कोई हैप्पी एक्सपीरियंसेस जिसके साथ आपके होते हैं, अपनी कोई सहेली हो किसी के साथ, अपने मन को थोड़ा हल्का पहले करें, ठीक है? क्योंकि जब हमारा मन हल्का होता है, जब हम थोड़ा हंसते हैं, जब हम इन्वॉल्व होते हैं खुशी की तरफ, तो हमारी बॉडी की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी उठती चली जाती है, बॉडी नेचुरली हील करने लगती है। दूसरी चीज़ आपको करनी है कि आपको विजुअलाइजेशन टेक्निक्स रोज़ रात को सोने से पहले ज़रूर करनी है। रात को आप इमेजिन करेंगी कि मेरी जो थाई बोन है वो बहुत अच्छे से हील हो गई है और मेरे शरीर का सारा दर्द जो है वो ख़त्म हो गया है। इस इमेजिनेशन को हमने अपनी 5 सेंसेस के साथ करना है, और अपनी बॉडी के अंदर एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल ग्रैटिट्यूड का, शुक्राने का महसूस करेंगे अगर हम, तो वो ब्रॉडकास्ट होगा आपके सारे शरीर के सेल्स को। वो एक कमांड की तरह आता है, हम अपने सेल्स को कमांड दे रहे हैं कि आप हीलिंग शुरू कर दो। और इससे आप देखेंगे अगर आप ये लगातार रोज रात को 2 मिनट सोने से पहले, या मैं कह रही हूँ 30 सेकंड भी कर लें अगर, तो 1 महीने के अंदर ही आप चेंज नोटिस करना शुरू कर देंगे। और तीसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, कोई भी इंसान एक दूसरे के साथ अगर हमेशा वो दुखी रहता है तो उनके साथ कोई रहना नहीं चाहता है, क्योंकि हर इंसान दुख से डरता है, तो वो आपसे दूर भागेंगे। आप जब अपने ब्रदर्स को मिले ना, तो आप थोड़ा सा अपना माइंड हल्का करें, थोड़ा सा हंस के उनसे बात करें, कंप्लेन करना बंद कर दें। ये आपके जीवन में जो डिफ़िकल्टी आई है इसको आप झेलेंगी बहुत अच्छे से, और इससे उभरेंगी भी अगर आप मेरी ये 3 बातें समझेंगी, प्रैक्टिस करेंगी, अपने जीवन में उतारेंगी, तो आपका मन भी हल्का होना चले जाएगा और डिप्रेशन से आप निकल आएंगी, क्योंकि अभी आप बहुत, आपका मूड लो साउंड कर रहा है। तो मैं आपके लिए प्रे करती हूँ कि आप बहुत जल्द इस प्रॉब्लम से हील हो जाए। थैंक यू वेरी मच आपको सवाल करने के लिए। आई होप कि मैम ने जो बताया आप उसे इम्प्लीमेंट करेंगी और साथ ही साथ आपको बेनिफिट भी मिलेगा। तो मैम बिना किसी देरी के हम अगले कॉलर के पास पहुंचते हैं, लाइव कॉलर के पास, और जानते हैं कि उनको क्या पूछना है, उनके क्या सवाल हैं। जी हेलो। हेलो जी, आपको आवाज़ आ रही है? हाँ जी, आ रही है, आ रही है। क्या नाम है मैम आपका? संतोष शर्मा। संतोष शर्मा, बताइए मैम। जीरपुर से। जी जी,
बताइए मैम, क्या मैं परेशानी ये कह है रही या हूँ, फिर मेडिटेशन तो मैं काफी टाइम से कर रही हूँ और मतलब कि मेरे को अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और कुछ थोड़ा सा चैलेंज आ गया, चैलेंज ही कह लो, ये मेरा कोई अपना कार्मिक अकाउंट होएगा कि जिसके साथ मैं अच्छा करती हूँ वो अच्छा समझता ही नहीं। हेलो, ओके ओके जी मैम, सुन रहे हैं हम। जिससे मैं अच्छा करती हूँ वो अच्छा नहीं समझता मुझे। संतोष जी, क्या ये एक पर्टिकुलर इंसान है जो आपको अच्छा नहीं हाँ। समझते हैं या कोई Yes, अलग yes, अलग yes. लोगों के साथ है? शी इज माई डॉटर इन लॉ अच्छा। एंड मतलब कि मैं शादी करी थी तो मतलब कि उसके बाद से उसका बिहेव बहुत गलत था। उसमें मेरे ब्रदर वगैरह भी आते हैं जिन्होंने उनके दिमाग में भरा था कि तुम्हारी फादर इन लॉ अच्छे हैं और मदर इन लॉ नहीं अच्छी। तो आप मुझे एक बात बताएं संतोष जी कि आपका व्यवहार कैसा है अपनी डॉटर इन लॉ के साथ? मेरा तो बहुत अच्छा है। क्या उसको आपसे कोई कंप्लेंट है? नहीं, कंप्लेन तो बस वो यही थी कि वो बस लड़ती थी। तो मेरा सुझाव बात आपसे बात ये पे। रहेगा कि आप इतने ध्यान में जुड़ी हुई हैं, इतने स्पिरिचुअल हाँ। पाथ पे जुड़ी हुई हैं, हाँ, तो हाँ। एक बारी बड़े प्यार से अपनी बहू को बैठा के उससे पूछेगा कि बेटा, मेरी कौन सी ऐसी बात है जो आपको चुभती है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक बहुत अच्छे रिलेशनशिप में रहें, पर कहीं ना कहीं हो सकता है कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली मुझसे कोई गलती हो रही हो या कोई मैं ऐसा बिहेवियर कर रही हूँ जिससे आपको दिक्कत आ रही है। जब वो आपको सच सच अपनी बात बताएगी ना, तो तब आपको पता चलेगा कि हो सकता है कोई ऐसी इशू है जिसके बारे में आपको अभी मालूम नहीं हो, और वो चीज़ आप थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, चेंज करेंगे, बदलाव लाएंगे, तो रिश्ता बहुत अच्छा हो सकता है। अब कई बारी हम सोचते हैं कि मेरी बहू क्यों नहीं बदल सकती, मैं क्यों बदलूं? और उसका जवाब ये है कि मास्टर तो आप हैं, आपकी उम्र, आपका एक्सपीरियंस, आपकी साधना उससे कहीं ज़्यादा है। तो समझदारी भी और लीड भी आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि परिवार में लीडर तो आप ही हैं। तो पहल आप कीजिएगा। अगर आप विनम्रता से उससे बात करेंगी तो पक्की बात है कि वो भी मिरर करेगी आपका रिस्पॉन्स, और उसके भी मन में ये बात उठेगी कि जब मेरी मदर इन लॉ इतने प्यार से मुझसे बात कर रही है तो मुझे भी चेंज होना चाहिए। तो मैं होप करती हूँ कि आप ये कोशिश करेंगी करने के लिए। है तो मुश्किल, क्योंकि हर इंसान सोचता है, ईगो बीच में आ जाती है ना हमारी, कि भाई वो छोटी है उसको करना चाहिए, पर लीड हमेशा बड़े करते हैं, रास्ता हमेशा बड़े दिखाते हैं। आप रास्ता दिखाइएगा, वो जरूर आपको फॉलो करेगी। मैं एक बात कर सकती हूँ? जरूर कीजिए। जरूर। वो शुरू में ऐसे था कि वो महीना बहुत अच्छा से बोलते थे, 2 महीने बाद फिर अपने आप ही चुप हो जाते थे, बात ही नहीं करते थे, बस उखड़े उखड़े जैसे। मैं तो समझ नहीं पाती थी भी क्या कारण है। मैं पूछती भी थी, कोई बात हो तो मुंह पे बोल दिया करो, तो मैं समझ नहीं पाती थी। फिर गुस्से में रहते थे, जैसे कि बिल्कुल ही वो अपने गुस्से आपे से बाहर हो जाना। किसकी बात कर रहे हैं आप? डॉटर इन लॉ। अच्छा, डॉटर इन लॉ की ही कर रहे हैं। अच्छा, तो उसे गुस्सा बहुत आता है? बहुत ज्यादा। आपको पता है गुस्सा किस बात पे आता है उसको? हाँ जी, मुझे नहीं पता। हाँ, तो देखो ये बात है कि आप उससे ना, देखो अगर आपकी खुद की बच्ची होती, कोख से जमी हुई होती, और आपको लगता कि बच्ची बहुत रिएक्ट कर रही है, तो आप उसे बिठाते पूछते ना कि बच्चे क्या बात है, आजकल तेरा मन बड़ा उखड़ा उखड़ा रहता है, तू उल्ट पटांग बातें करती है। तो अब बहू से ऐसे नहीं बात कर सकते, थोड़ी सी प्रॉपर वे में करना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि बच्चे क्या बात है कि आप बार बार आपको गुस्सा चढ़ता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है, हम सॉल्व कर सकते हैं आपके लिए, कोई चिंता है आपको? देखिए गुस्सा जो है ना, एंगर 2 चीज़ों को छुपाने के लिए आता है, या तो किसी बात का डर होता है या किसी बात की शर्म होती है। तो उसके रिएक्शन में हमें गुस्सा चढ़ जाता है, या हमें कोई बार बार मना कर रहा हो कि ये काम मत करो, वो काम मत करो, तो हो सकता है उसे लगता हो, इन तीनों चीज़ों में से कोई भी बात हो सकती है। या तो डर लगता है, या उसे लगता है कि कोई टोका टाकी हो रही है, और या उसे लगता होगा किसी बात की उसे शर्म आती होगी। ये पता कीजिएगा और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। मैंने कोई बंधन नहीं लगाया उनपे।
आपने नहीं लगाया, पर कई बार क्या होता है, हमारे घर गृहस्थी के कुछ रूल्स होते हैं, अनस्पोकन रूल्स होते हैं। एक तरीका होता है, या हो सकता है कि जिस परिवार से वो आई है वहाँ के रहन सहन में कोई अंतर था और यहाँ पे कोई और तरीके यूजुअल हैं, तो इन दोनों चीज़ों में फ़र्क आ जाता है। आपको लगेगा कि हम तो नॉर्मल जैसे रहते हैं, हमने तो कोई उसे रोका नहीं है। उसको हो सकता है कि लगता हो कि माँ के घर में जैसे मैं रहती थी वो बहुत अलग था, यहाँ पे सिस्टम बहुत अलग है। ये बात समझने के लिए, क्योंकि वो तो अपना माँ का घर छोड़ के आई है ना, वो समझने की कोशिश कीजिएगा थोड़ी सी, क्योंकि आप समझेंगे तो वो आपको समझेगी। अगर आप नहीं समझेंगे तो बहू अपनी सास को कभी नहीं समझ सकती है। और आप तो देख ही रहे हैं कि आजकल की पीढ़ियां कैसी हैं कि उनकी थोड़ी सी टॉलरेंस पावर कम है पुरानी पीढ़ी से। जो आपने सहन किया ये ज़रूरी नहीं है कि वो सहन कर पाए, इसलिए हमको पीढ़ी के साथ, टाइम के साथ बदलना पड़ेगा। थोड़ी सी आप विनम्रता दिखाएं और इन सवालों के जवाब ढूंढें, आपको पता चल जाएगा कि क्या चेंज लाना है हमें। धन्यवाद संतोष जी, आपने कॉल किया, अपने सवाल उठाए और आई होप कि आपको बहुत गाइडेंस भी मिली होगी मैम के आंसर से। अब बिना किसी देरी के हम अगले लाइव कॉलर के पास पहुंचते हैं और जानते हैं कि अगला सवाल क्या है। हेलो हेलो हेलो। जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, नमस्ते, मेरा नाम श्वेता है, मैं पंजाब से बात कर रही हूँ। जी मैम, बताएं। जी, मेरा एक सवाल है। मेरे को हमेशा ये प्रॉब्लम होती है, मतलब अभी मैं जहाँ वर्किंग हूँ वहाँ पर मैं एज अ हेड काम कर रही हूँ, बट मैं कई बार जो मेरे अंडर लोग काम कर रहे हैं उनको जब किसी भी चीज़ की जरूरत होती है तो मैं उनको हेल्प करती हूँ और उनके काम भी मैं कई बार कर देती हूँ। लेकिन मैं कई बार ये चीज़ फेस करती हूँ, प्रॉब्लम फेस करती हूँ कि बदले में फिर मुझे ही जो है वो मिस्टेक्स मेरी ही बोली जाती हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स मुझे ही डील करना पड़ता है। तो मेरा जो इमोशनल फेस है ना, मुझे इससे बाहर निकलना है, ये कैसे पॉसिबल है? तो शिल्पा जी, आपकी मेरे को थोड़ी सी सिचुएशन और समझनी पड़ेगी। आप कह रहे हैं कि आप हेड हैं, आपके नीचे आपके जो जूनियर्स काम कर रहे हैं, आप उनकी बहुत मदद करते हैं, पर वो पूरा काम नहीं कर पाते हैं और उस सिचुएशन में हमेशा मैं फंस जाती हूँ। हाँ, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप डेलीगेशन करना शुरू करें। देखिए, जब अगर हम ही करते रहेंगे ना तो दूसरा इंसान सोचेगा अरे वो कर लेंगी, मुझे करने की क्या ज़रूरत है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है जब तक उनके सिर पे पूरी नहीं आप डालेंगी, हो सकता है कि वो शुरू में 2-4 छोटी गलतियां करेंगी, आप सिर्फ सुपरवाइज कीजिएगा, डायरेक्ट कीजिएगा, तरीका बताइएगा, पर फिजिकली खुद काम मत कीजिए। जो उनका काम है वो उन्हें ही करना पड़ेगा। अभी क्या है कि वो बॉस और जूनियर के बीच की जो एक बाउंड्री होती है ना, वो बहुत ब्लर हो गई है। किसी को पता ही नहीं है कि बॉस कौन है और जूनियर कौन है। एक जो हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में एराकी नेचुरल होनी चाहिए, वो बहुत डिफ्यूज हो गई है। तो उस एराकी को मेंटेन करते हुए चलना है। आपने अपना व्यवहार जो है वो बॉस वाला ही रखना है। एक मेंटर की तरह रहिएगा। मेंटर बहुत प्यार से गाइडेंस देते हैं, तरीका बताते हैं, पर खुद काम नहीं करते हैं। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगी तभी आपके जूनियर्स भी डेवलप करेंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे और अपने टैलेंट और स्किल को अपग्रेड करेंगे। इसलिए उन पे थोड़ा सा बोझ और डालिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप अपना सवाल रखें और आई होप कि इससे आपको मदद भी मिली होगी। हालांकि सूजी मैम, मेरा भी एक पर्सनल क्वेश्चन था तो मुझे लगा कि मैं अभी ही पूछ लूँ आपसे। नेगेटिव मैनिफेस्टेशन ये क्या है मैम? मुझे लगता है कि मैनिफेस्टेशन वो है कि जो हम सोचते हैं वो धीरे धीरे करके यूनिवर्स के थ्रू मैनिफेस्ट हो जाता है। तो अगर मैं नेगेटिव थिंक कर रहा हूँ, मैं बहुत गलत सोच रहा हूँ कि कोई बीमारी है, ये बीमारी मुझे हो जाएगी, तो क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है इन फ्यूचर कि वो हो जाए सही में? बिल्कुल हो सकता है। जो बहुत सारे लोगों को साइकोसोमैटिक बीमारियां होती हैं। साइकोसोमैटिक का क्या मतलब है कि हम अपने माइंड में ये बिलीफ बना लेते हैं कि ये बीमारी मुझे होगी, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि मैंने क्या कहा कि जो भी हम अपने माइंड में सोचते हैं, थॉट क्रिएट्स इमोशन एंड इमोशन क्रिएट्स फिजियोलॉजी। इसका मतलब जो विचार है वो हमारे जो भाव को उत्पन्न करता है। भाव जो है वो शरीर में कमांड लेके जाता है कि हमें
शरीर में सेल्स ने कैसे बिहेव करना है। अगर बार बार हम सेल्स को ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि मान लो कि हमें लिवर की बीमारी होगी और दिन में ये कहा जाता है कि 70,000 नेगेटिव थॉट्स हैं, तो जिस बात का हमें डर है, डर भी एक बहुत हाई इंटेंसिटी हाई वेलोसिटी वाला कह सकते हैं फियर एनर्जी है, तो उसको बहुत पावरफुली वो रेपिटेशन चल रहा है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बार बार, तो धीरे 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 जो सारी सेल्स की इंटेलिजेंस है वो उस चीज़ को क्रिएट करने लग जाएंगे और वो हमारी बॉडी में एक साइकोसोमैटिक इलनेस, हमें दर्दें होने लग जाएंगी, हमारी बॉडी वैसे बिहेव करने लग जाएगी, हमारा बॉडी ऑर्गन जिसके बारे में हमें लग रहा है कि ये तो मुझे होगा, पक्का होगा, और बाद में क्या होता है जब डिटेक्ट हो जाती है डिजीज़ तो हमें लगता है कि मुझे तो शुरू से ही पता था कि ऐसा मेरे साथ होने वाला है। शुरू से पता नहीं था, वो हमने अपनी बॉडी में क्रिएट किया है अपने थॉट्स के द्वारा, अपने रेपिटेशन के द्वारा और अपने हाई पावर्ड फियर के द्वारा क्रिएट किया गया है। इसलिए अपने फियर्स को हमने हमेशा समझना है और उसका कोई लॉजिकल ग्राउंड है या नहीं है। अगर कोई लॉजिकल ग्राउंड नहीं है तो उसको हम क्यों बिलीव करें, बल्कि हमें उसको रिवर्स वे में ट्रीट करना चाहिए कि माई बॉडी इज कंप्लीटली हेल्दी, मेरा शरीर एकदम हेल्दी है। और उस थॉट को हम तभी पावरफुल बना सकते हैं अगर जड़ से पहले फियर को निकालेंगे और उसके लिए लॉजिक इस्तेमाल करना, इज दिस रियली ट्रू, जो मैं विचार सोच रही हूँ क्या ये सही में सच है या नहीं, या किसी की बात सुन के मेरे माइंड में ये बात जम गई है, क्या मैं बहुत ज़्यादा सजेस्टेबल हूँ, या मुझे कोई रीज़न है, बीमार पड़ जाऊंगी तो शायद बहुत सारे लोग मुझे अटेंशन देंगे। ये अपने बारे में समझना पड़ेगा और तब हम नेगेटिव मैनिफेस्टेशन को ओवरकम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम, धन्यवाद। चलते हैं अगले सवाल की ओर और देखते हैं कि उनका क्या पूछना है। हेलो। हेलो, नमस्ते मैम, क्या नाम है आपका? नमस्ते सर, आप मेरे से ही बात कर रहे हैं कि किसी और से? जी आपसे ही बात कर रहा हूँ मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रजनी खन्ना है। अपना सवाल पूछे। मेरा रिश्तों में प्रॉब्लम थी कि मैं आकाशिक रिकॉर्ड के थ्रू शायद मेरे को पता चले कि हमारे पिछले कर्मों का क्या हिसाब है, जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड भी मुझे बहुत जल्दी, मतलब मैं शायद 10-12 साल ही शादी की जिंदगी की, उसके बाद मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के चले गए थे। अब मेरी बड़ी बेटी का भी तलाक का केस चल रहा है, उसकी मैंने दोबारा शादी कराई है, वो भी सही ढंग से नहीं चल रही। फिर मेरी दूसरे नंबर की बेटी है, उसके भी हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली और बट उसको तलाक नहीं दिया। मतलब हमारा पति के रिलेटिव जो है ना, वो रिश्ता सही से नहीं चल रहा। मेरा तो चलो नहीं चला, तो मेरी बेटियों के साथ भी प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए मुझे टेंशन हो रही है कि ये सब क्यों हो रहा है हमारी लाइफ में। अभी मेरी तीसरी बेटी की 1 साल हुआ है शादी हुई है, तो मुझे और भी ज़्यादा टेंशन हो रही है कि ऐसे कब तक चलेगा, कैसे चलेगा, इसका हल ढूंढना पड़ेगा हमें। तो इसलिए मैंने आपसे मतलब कांटेक्ट करा है। बहुत गहरा सवाल है आपका, और पास्ट एक्सपीरियंसेस जो केसेस वगैरह मैंने हैंडल किए हैं उससे मैं आपको ये शेयर कर सकती हूँ। कई केसेस में हम देखते हैं कि पितृदोष होते हैं, जो जेनरेशनल कर्सेस भी हो सकते हैं कि मान लो किसी दादा परदादा या पिछली किसी पीढ़ी में कोई ऐसा गलत काम किया गया है जिसका कार्मिक इफ़ेक्ट, फैमिली का कार्मिक इफ़ेक्ट आगे वाले चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन जो हैं वो भोग रहे होते हैं। तो इसलिए ये पीढ़ी दर पीढ़ी रिपीट होता चला जाता है। जितना आपका परिवार सही साधना के पाथ पे आएगा, जुड़ेगा, उतने कर्म कटते चले जाएंगे। अब जो भोगना है वो तो भोगना है, उसको हम अंडू नहीं कर सकते हैं, वो तो कार्मिक डिसिपेशन होके रहेगा। पर हम उसको कर्मा को फास्ट ट्रैक कर सकते हैं, और फास्ट ट्रैक करने का तरीका ये है कि आगे हम अपने रिएक्शंस थोड़े से कम कर दें। कई बार क्या होता है कि जिसके साथ मान लो
डिवोर्स की बात चल रही है किसी बेटी की, तो हमारे मन में बहुत नेगेटिव भावना आ जाती हैं उसके पति के प्रति। तो लोगों के प्रति जो एक नेगेटिविटी है वो हमें कम करनी पड़ेगी। उससे क्या है कि हमारा कर्म जल्दी कटेगा। और अगर हम और सारी नेगेटिविटी, दुख, दर्द उनके बारे में हम गलत सोचते हैं या गलत कहते हैं, तो क्या होगा कि हमारे कार्मिक रिएक्शंस इतने बढ़ते चले जाएंगे कि फ्यूचर में भी जाके हमारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो नहीं सुधरेंगी। क्योंकि अभी जो हमारे साथ बीत रहा है वो हमारा प्रारब्ध है, वो तो कर्म पीछे से चले आ रहे हैं, चाहे वो फैमिली के हों, चाहे वो हमारे पर्सनल इंडिविजुअल के हों। पर आगे जो समय आने वाला है, आपका फ्यूचर जो है, वो आज आप क्या कर्म कर रहे हैं उससे कट सकते हैं, उससे आप आगे का जीवन सुखी बना सकते हैं अगर आप अपने रिएक्शंस को कम कर लें, अगर आप पाठ पूजा साधना में जुड़ें, ध्यान में जुड़ें, तो हमारा रास्ता बदलता जाएगा। अंदर का जो पास्ट का है वो सब क्लियर होता चला जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप पीएमसी चैनल के साथ जुड़ी हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स मिलेंगे जहाँ पे आप अपना प्रोग्रेस कर पाएंगी, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। इसको फॉलो करते रहें। अपने मन को भारी और दुखी नहीं करना। ये बहुत कठिन होता है जब इतने सारे दुख साथ आते हैं, पर जब दुख बहुत भारी हो जाएं तो हमें प्रभु में अपना फेथ स्ट्रेंथन करना है, क्योंकि एक हमारा विश्वास प्रभु में ही है जो हमें इस समय में बचा सकता है। तो मैं आपसे यही गाइडेंस दूंगी कि आप अपनी कार्मिक रिडेम्पशन करते चले जाएं और फेथ रखें और अपने नेगेटिव रिएक्शंस को कंट्रोल में रखें और अपनी बेटियों को, बच्चों को भी समझा दें कि बेटा जितनी आप सरलता से ये सिचुएशंस हैंडल करोगे उतनी जल्दी ये कर्म आपके कट जाएंगे। थैंक यू सो मच मैम आपको कॉल करने के लिए, और आई होप कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और आप इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगी। सूजी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस शो पे आने के लिए। कहीं ना कहीं आप किसी एक सवाल का जवाब देती हैं, लेकिन पूरा का पूरा हज़ारों लोग इंस्पायर हो जाते हैं उस एक सवाल से। सवाल एक का होता है लेकिन कहीं ना कहीं इंस्पायर काफ़ी लोग हो जाते हैं। तो मैं सहज दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा आपका, और साथ ही साथ आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने सवाल रखते हैं, आप देखते हैं और आप इंस्पायर भी होते हैं। अभी हम लेते हैं आपसे विदा। अगले हफ्ते फिर आपसे मिलते हैं गुरुवार 6:30 बजे। तब तक के लिए देखते रहिए पीएमसी हिंदी। धन्यवाद।